1% कंपनी के बारे में। 1% कंपनी आखिर क्या होता है ये हम समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो भाई 1% कंपनी को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी 1% कंपनी के टॉपिक को। तो पहला आता है हमारे पास सेक्शन 262 of Companies Act defines a 1% company as a company that has only 1% as to its member। यानी कि कोई एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर हो वो 1% कंपनी कहलाती है। मतलब डायरेक्टर भी खुद ही है और सब कुछ वही कर रहा है और उसके अलावा कोई है ही नहीं उस कंपनी का मालिक, खाली वो एक ही पर्सन जो है उस कंपनी का मालिक है। तो बोल देंगे वो कैसी कंपनी है, 1% कंपनी है। समझे बात को। देन मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर नथिंग बट सब्सक्राइबर्स टू इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और इट्स शेयर होल्डर्स। देखो वो जो भी कंपनी है उसके मेंबर कौन लोग होते हैं, जिन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदे होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरे, और शेयर खरीदे हैं तो शेयर होल्डर हुए, और जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन करे होते हैं वो बंदे भी कौन होते हैं, कंपनी के मेंबर होते हैं। समझे बात को। तो अगला पॉइंट, सो एन ओपीसी इज इफेक्टिवली अ कंपनी दैट हैज ओनली वन शेयर होल्डर एज इट्स मेंबर। अब आपको समझ आ गया होगा 1% कंपनी मतलब जिसका खाली एक ही शेयर होल्डर जो है मेंबर हो, सिर्फ वन ही शेयर होल्डर जो है मेंबर है उसका, वो 1% कंपनी है। समझे बात को। अगला पॉइंट, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, इट इज run by individuals yet OPCs are a separate legal entity similar to that of any registered corporate। जैसे कोई भी कंपनी होती है, बड़ी से बड़ी कंपनी जो जिसमें बहुत सारे मालिक होते हैं, बहुत सारे ओनर होते हैं, उन्हीं की तरह ये 1% कंपनी भी होती है। इसकी भी अपनी एक पर्टिकुलर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब जैसे बाकियों की होती है वैसे इसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो ये है हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, भले इसको इंडिविजुअल चला रहा है, कोई एक ही पर्सन चला रहा है इसको, मतलब मैंने बोला ना एक पर्सन ओनर होता है इसका खाली, भले ही वो चला रहा है लेकिन फिर भी इसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। समझे। अगला पॉइंट, अब 1% कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो 1% कंपनी होती है हमेशा ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में ही इनकॉर्पोरेट होती है, ये ध्यान रखना। हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में ही 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। समझे। अगला पॉइंट, द मेंबर एंड नॉमिनी शुड बी नेचुरल पर्संस। जो मेंबर है और जो नॉमिनी है इस कंपनी के वो कैसे होने चाहिए, नेचुरल पर्संस होने चाहिए। नेचुरल यानी कि हम जैसे लोग, ह्यूमन यानी कि, ठीक है। इंडियन सिटीजन होने चाहिए, दूसरी बात, एंड साथ में इंडिया का रेजिडेंट भी होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर अगर वो इंडियन सिटीजन है तो इंडिया में का रेजिडेंट तो होगा ही। मैं बोलूंगा नहीं, सिटीजन और रेजिडेंट दोनों अलग अलग बातें हैं। सिटीजन मतलब वो जो भारत, जिसको बोलते हैं हाँ भाई ये भारत का रहने वाला है, सिटीजन। रेजिडेंट मतलब वो जो पिछले साल, प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा हो, वो रेजिडेंट कहलाएगा। सिटीजन तो अगर वो सिटीजन होगा, इंडिया का सिटीजन है, बट वो 182 डेज नहीं रहा है इंडिया में पिछले साल, 182 से कम रहा है, ज्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 182 डेज से अगर वो इंडिया में कम दिन रहा है तो बोल देंगे वो रेजिडेंट नहीं है, तो मेंबर भी नहीं बन सकता। तो सिटीजन है नो डाउट, बट 182 डेज भी रहा होना चाहिए पिछले साल, यानी कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज तक वो रहा होना चाहिए इंडिया के अंदर, तभी वो मानेंगे वो रेजिडेंट है इंडिया का। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है, अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर। पिछले साल की बात करें, पिछले साल कम से कम 182 दिन इंडिया में रहा होना चाहिए, तभी वो पर्सन क्या है, इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। सिटीजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट रेजिडेंट बनने के लिए उसको 182 डेज रहना पड़ेगा इंडिया के अंदर पिछले साल में। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, इट मस्ट हैव ओनली वन मेंबर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड मे हैव ओनली वन डायरेक्टर। जो ओपीसी होती है हमारी, इनमें खाली वन मेंबर ही होता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, चाहे आप आज की बात करो, टुडे की बात करो,
फ्यूचर की बात करो, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, जब तक कंपनी रह रही है तब तक उसमें खाली 1 मेंबर ही रहेगा। किसी भी टाइम पे 1 मेंबर ही होना चाहिए, उसके डायरेक्टर भी 1 ही होना चाहिए। मतलब 1 मेंबर है तो डायरेक्टर भी वही होगा खुद ही, तो 1 मेंबर कम से कम होना चाहिए किसी भी टाइम पे। 1 मेंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम। ये नहीं कि आज 1 है तो भाई कल को आप 10 ले आएंगे, नहीं, कल को भी 1 ही रहना चाहिए, तभी 1% कंपनी कहलाएगी। समझे? अगला पॉइंट, OPC to lose its status if paid up capital exceeds ₹50 lakhs or average annual turnover is more than 2 crores in 3 immediate preceding consecutive years। इसका तो 5th पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स का कि भाई क्या कहता है कि जो OPC है, ये OPC तो ठीक है, अच्छी बात है भाई OPC है, बट इसकी एक लिमिट है कि किस लिमिट तक ये OPC रह सकता है। अगर उस लिमिट के बियॉन्ड जाता है तो ये OPC नहीं रहेगा। समझे? ये OPC नहीं रहेगा। वो रीजन क्या है, किसके लिमिट है? 50 लाख तक इसकी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, 50 लाख के नीचे नीचे होनी चाहिए, तभी ये OPC रहेगा। जहां 50 लाख क्रॉस करा OPC नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात, जो इसका एनुअल टर्नओवर है 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए पिछले 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में, 3 इमीडिएट कॉन्जिक्यूटिव ईयर में, यानी कि पिछले 3। जैसे ये चल रहा है 2021, तो 2020, 2019, 2018, इसमें जो है 3 साल में जो है इसका क्या होना चाहिए भाई, पिछले 3 साल में इसकी 2 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऐसा है तो भाई साहब आप OPC नहीं रहे। मतलब किसी भी ईयर में अगर 2 करोड़ क्रॉस करके ना, किसी भी ईयर में 2 करोड़ क्रॉस हो गया, बस फिर एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस हो गया तो बस इसका मतलब है कि आप अब OPC नहीं रहे। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है? No minor shall become member of nominee of the 1% company or hold share with beneficial interest। कोई भी माइनर जो है मेंबर नहीं बन सकता है किसी भी OPC का, या फिर शेयर होल्ड नहीं कर सकता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट के साथ। मतलब किसी भी माइनर के पास ये हक नहीं है कि वो OPC का मेंबर बन जाए। 6th पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OPC। देन नेक्स्ट पॉइंट है, सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड or converted into a company under Section 8 of the Companies Act 2013। जो Companies Act 2013 है उसके अंदर उसके सेक्शन 8 के अंदर जो है इस कंपनी को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ये कंपनी कैसी रहेगी? ये कंपनी जो है जैसी OPC है वैसी की वैसी ही रहेगी ये, ठीक है। मतलब इसको सेक्शन 8 में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन शॉर्ट आप ये समझो कि ये जो OPC कंपनीज होती हैं ये OPC ही रहती हैं, इसको सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 8 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OPC। देन अब बात करते हैं इसके फायदे की। इसके फायदे क्या क्या हैं भाई? तो फायदों की अगर हम बात करें पहले, तो पहला पॉइंट आता है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ बीइंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। OPC को जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का होने का बेनिफिट मिल जाता है। OPC जो है बहुत सारे बेनिफिट इसको एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। जो कौन कौन से हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो बेनिफिट मिलते हैं वो सारे बेनिफिट OPC को मिलते हैं। जैसे इजी फंडिंग फ्रॉम बैंक एंड एनी सेफ्टी specific limit, a lower interest rate on loans, and OPC can also have various benefits under foreign trade policy and other related policies। देखो जो OPC होता है इनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले, ठीक है। जैसे इजी फंडिंग, बैंक से इनको इजी फंडिंग मिल जाती है, आराम से पैसा मिल जाता है बैंक से। और कोई भी जो सेफ्टी है एक लिमिट तक इनको सेफ्टी वगैरह मिल जाती है। जो लोअर इंटरेस्ट वगैरह पे इनको लोन मिल जाता है। तो ये सारे बेनिफिट इनको मिलते हैं OPC फॉर्म करने पे, इनको मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट एडवांटेजेस का। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास सिंगल ओनर। अब आप जानते हैं भाई इसमें कोई 1 पर्सन होता है, यानी कि 1 पर्सन ही ओनर होगा। यू ओनली द ओनर हेल्पफुल इन क्विक डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द बिजनेस विदाउट फॉलोइंग एनी elongated processes and
methodologies as adopted in other companies, the sense of belonging inspires to grow the business further। देखो, अगर अपनी कंपनी के आप ही खुद ओनर होंगे तो इससे क्या होगा, आप क्विक डिसीजन ले सकते हो, तुरंत के तुरंत डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आपको किसी से पूछने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई आप खुद ही मालिक हो। ये नहीं कि आप 2-4 लोगों से पूछ रहे हो, हाँ भाई ऐसा करें या ऐसा करें, तो क्या होगा, डिसीजन लेने में देरी होगी, बहुत देर में डिसीजन आएगा फिर वो, क्योंकि सबसे पूछो, सब अपने अपने सजेशन देंगे, फिर आप फिर सोचोगे हाँ भाई ये लेना, ये करना, ये करना, वो करना, गलत, फिर वो क्या होगा, देरी होगी। अब इसमें क्या है, आप सिंगल ओनर हो, आप खुद से ही पूछोगे हाँ भाई कर लूँ, ले लो डिसीजन, तुरंत डिसीजन आएगा, तुरंत जो होगा देखा जाएगा। तो क्या है, सिंगल ओनर होने का फ़ायदा क्या है, तुरंत डिसीजन ले लिया जाता है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है इसके अंदर सिंगल ओनर की वजह से। दूसरा पॉइंट था ये। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज्ड ट्रस्ट एंड प्रेस्टीज। Any business entity that runs in the form of the company always enjoys an increased trust and prestige। जो भी कंपनी या जो भी मतलब एंटरप्राइज, जो भी बिजनेस है, अगर वो किसी कंपनी की फॉर्म में चल रही है तो उसका एक मार्केट में एक नाम चल जाता है, एक प्रेस्टीज आ जाती है, एक इज्जत बढ़ जाती है उसकी मार्केट के अंदर। तो 1% कंपनी होने का यही फायदा है कि आपका मार्केट में नाम चलने लगता है, आपको लोग जानने लगते हैं, क्योंकि आप एक कंपनी वर्ड से जाने जा रहे हैं कि आप एक कंपनी हैं, भले ही 1 मेंबर है उसका, लेकिन कंपनी लगा हुआ नाम के आगे, बस लोग जान जाएंगे हाँ भाई ये वाली कंपनी है ये, दैट इज। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट रेटिंग। ओपीसी विद अ बैड क्रेडिट स्कोर कैन स्टिल अप्लाई फॉर द लोन। यानी कि ऐसे ओपीसी जिनका बैड क्रेडिट स्कोर है लेकिन फिर भी वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले बेनिफिट मिलते हैं इसलिए, ठीक है। द क्रेडिट स्कोर ऑफ 1% कंपनी is not material if the score of OPC is according to the norms। जो क्रेडिट स्कोर है 1% कंपनी का, भाई अगर कम है तो कोई लेना देना नहीं, कम है होने दो, बट वो किसके नॉर्म्स के, जो नॉर्म्स वगैरह सेट करे गए हैं ओपीसी के लिए, भाई इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, भले ही वो बैड है बट उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, तो बोल देंगे क्रेडिट स्कोर के यहाँ पर, क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर, चाहे उसका कैसा भी क्रेडिट स्कोर हो, उसको लोन दे दिया जाएगा बैंक की तरफ से। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। अगला पॉइंट, बेनिफिट्स अंदर इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के अंदर बेनिफिट मिलता है, पहला क्या है, एनी रेम्यूनरेशन पेड टू द डायरेक्टर टू बी अलाउड एज अ डिडक्शन एज पर इनकम टैक्स लॉ अनलाइक प्रोप्राइटरशिप। अदर बेनिफिट ऑफ presumptive taxation are also अवेलेबल सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स एक्ट। अब क्योंकि ये कंपनी है, कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, तो डायरेक्टर क्योंकि वही 1% कंपनी है तो खाली एक ही डायरेक्टर, जो ओनर है वही क्या है, डायरेक्टर है, ठीक है। तो अब उसको जो भी जो है रेम्यूनरेशन मिलेगा, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी मिलेगी, वो सैलरी क्या होगी, टैक्सेबल होगी, ठीक है। अगर नॉर्मल पर्सन को सैलरी मिले तो सैलरी टैक्सेबल होती है, बट यहाँ पे अगर कंपनी के डायरेक्टर को सैलरी मिले तो वो कंपनी के जो डायरेक्टर है उसकी जो सैलरी है वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उसको उस पर क्या मिल जाएगा, प्रिजम्पशन मिल जाएगा उसको, मतलब कि बोल सकते हैं आप यहाँ पे रिडम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेम्यूनरेशन का ये फायदा कि भाई कंपनी आपका कंपनी है, आप उसके डायरेक्टर हैं, आपको सैलरी मिलती है, तो आपको उस पे जो है अपनी सैलरी पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप अपनी सैलरी पे कंपनी के नाम पर डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो डैट इज कि भाई बेनिफिट आपको मिल जाते हैं इनकम टैक्स लॉ के अंदर भी देखने को, कि आपकी सैलरी पे पैसा जो भी है आपका उस पर टैक्स नहीं लगता है अगर आप 1% कंपनी के डायरेक्टर हो तो। सिंपल सी बात थी। अगला पॉइंट, एज सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। वैसे ही ओपीसी भी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। ओपीसी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग दैट एन एंटरप्रेन्योर वुड डू। ओपीसी क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है तो ओपीसी का जो ओनर है और जो ओपीसी है वो दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब। अब ओपीसी जो है कंपनी है हमारी, उसके नाम पर जो भी डीलिंग्स होगी उसके नाम पर होंगी, जो भी केस वगैरह फाइल होगा वो उसके नाम पर होगा, ठीक है। तो ये है हमारा ओपीसी का सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब, ठीक है। अगला पॉइंट, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी। क्या मतलब है इसका,
One of the benefit of OPC is that it has more chances, has limited liability, since the liability of the one person company is limited to the extent of the value of the share, and that individual can take more risk in business without distressing और सफरिंग द लॉस ऑफ एनी पर्सनल असेट। देखो जी, जो 1% कंपनीज होती हैं इनको बेनिफिट क्या मिलता है, इनको लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। देखो अब कंपनी में भी जाओगे, कंपनी में क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो ठीक है, ये भी 1% कंपनी है तो इसमें भी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब इसका मतलब क्या है सर, लिमिटेड का मतलब है कि आपने जितने वैल्यू के शेयर खरीदे हैं, चाहे 10 रुपये का खरीदे हैं आपने, चाहे 1000 रुपए के खरीदे हैं, चाहे 10,000 के खरीदे, चाहे 1 लाख के खरीदे, जितने के भी खरीदे हैं, बस उसी अमाउंट तक आपकी लाइबिलिटी रहने वाली। मतलब कल को अगर कंपनी को लॉस होता है तो आपका बस 10 लाख रुपए ही डूबेगा। मतलब 10 लाख के आपने शेयर खरीदे तो 10 लाख रुपए ही सिर्फ डूबेगा। ठीक है, 10 लाख से ऊपर 1 रुपया ऊपर भी आपसे नहीं मांगा जाएगा। बस 10 लाख तक ही आपकी लाइबिलिटी है, आपके 10 लाख का ही नुकसान होगा, 10 लाख से ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा। तो इसमें बेनिफिट क्या है कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लॉस के केस में आपको अपने पर्सनल असेट बेच कर भी कंपनी के लॉस चुकाने की जरूरत नहीं है। बस जितने के आपने शेयर खरीदे थे उतने तक ही आपको लॉस बियर करना है। ठीक है, तो ये था हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब। Then next point है, it is a type of encouragement to new, young, innovative business startup। अब देखो ओपीसी में को ये सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं, तो उससे क्या है कि भाई अब लोग इसमें आना चाहेंगे, लोग जो है ओपीसी फॉर्म करना चाहेंगे, अपना नाम बनाना चाहेंगे मार्केट के अंदर। तो ये क्या है, एक एनकरेजमेंट करता है न्यू, यंग और इनोवेटिव बिजनेसमैन को कि वो अपना स्टार्टअप करे ओपीसी के फॉर्म में। ठीक है, समझे बात को। तो ये थे इसके एडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। कोई भी सिक्का हो उसके दो पहलू होते हैं, एक दूसरा, एक फायदा नुकसान, एक फायदा होता है दूसरा नुकसान होता है। तो ऐसी ओपीसी है, इसके भी दो पहलू हैं, पहला फायदा था, दूसरा नुकसान है। अब इसका नुकसान देखते हैं ओपीसी के क्या क्या हैं। पहला पॉइंट, बिजनेस एक्टिविटीज। क्या मतलब है इसका सर, एन ओपीसी इज नॉट अलाउड टू कैरी आउट नॉन बैंकिंग, ये बिजनेस एक्टिविटी में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज ये नहीं कर सकती हैं ओपीसी। अब इसने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी कॉर्पोरेट, किसी भी कंपनी के सिक्योरिटीज में ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब आप ओपीसी के मालिक हैं, ठीक है, तो आप किसी और कंपनी में जाके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। आप ओपीसी के मालिक हो, ठीक है, आप अपनी कंपनी में तो ठीक है आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बट किसी और कंपनी में जाके आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, किसी और कंपनी के आप शेयर नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो ये हो गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ओपीसी इज नॉट परमिटेड टू कन्वर्ट इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी के रूप में ओपीसी जो कन्वर्ट नहीं हो सकता है। देन अगला पॉइंट, ओनरशिप। ओपीसी में ओनरशिप कैसे होती है, जो मेन फीचर ओपीसी का क्या है कि इसमें इसको खाली एक सिंगल मेंबर की जरूरत पड़ती है, जो कि सोल शेयर होल्डर होता है और सोल डायरेक्टर होता है कंपनी का, जो कि ओनर टू इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ अदर कॉर्पोरेट। मैं आपको अभी बताया कि आप अपनी ओपीसी के मालिक हो तो आप अपनी ओपीसी में इन्वेस्ट करोगे, किसी और कंपनी के आप मालिक नहीं बन सकते, किसी और कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हो। ठीक है, तो ओपीसी के जो ओनर्स होते हैं वो किसी और कंपनी के ओनर नहीं बन सकते हैं, किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सेकेंड लिमिटेशन थी। देन ही कैन नॉट ऑफर पार्ट टाइम ओनरशिप, ना ही आप किसी को पार्ट टाइम ओनरशिप ऑफर कर सकते हो। ठीक है, एंड इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स और लॉस सफर्ड बाय द कंपनी। और जो आप ओपीसी के ओनर हो तो आप ही बस रिस्पॉन्सिबल होगे, जो भी लॉस वगैरह हुआ है आपकी कंपनी को, उस लॉस के लिए केवल आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आप ओपीसी अपनी कंपनी के मालिक हो, आपके अलावा कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि मालिक आप हो तो रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होगे, सिंपल सी बात थी। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट, हायर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। ओपीसी को बनाने में हायर कॉस्ट लग जाती है। क्या, एज कंपेयर टू प्रोप्राइटरशिप, ओपीसी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट। दिस वुड thus entail upfront expenditure on the government charge and the professional fees which will be paid to the chartered accountant company सेक्रेटरी और कंपनी सेक्रेटरी। देखो पॉइंट क्या कहना चाह रहा है आपको कि आप प्रोप्राइटरशिप में हो, कोई कॉस्ट नहीं लगेगी फॉर्म करने की आपको, मतलब जो नॉमिनल कॉस्ट लगेगी, मतलब उसमें ये नहीं कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना, रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह देने, ऐसा कुछ नहीं है। बट ओपीसी में आपकी कॉस्ट
प्रोप्राइटरशिप के फॉर्मेशन से भी कहीं ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट ओपीसी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो इनको इसका कॉस्ट लगता है। एंड देन इससे क्या होता है भाई, इनका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, गवर्नमेंट को ये चार्ज वगैरह पे करते हैं, प्रोफेशनल फीस वगैरह पे करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को या कंपनी सेक्रेटरी को, ठीक है, जो इनको फॉर्म होने में हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होता है, इनकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप भी कुछ इसकी तरह ही होता है, उसमें भी एक पर्सन होता है, वो मालिक होता है, बट अब डिफरेंस क्या है उनके बीच में, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं, देखते रहना, ठीक है। देन proprietorship firms don't need to register with the government and hence do not pay the incorporation charges। जो proprietorship firms होती हैं उनको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उनको मतलब ज़रूरत नहीं कि भाई वो रजिस्टर करे गवर्नमेंट के साथ, तो इसलिए उनको कोई गवर्नमेंट चार्ज वगैरह पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, कंप्लायंस प्राइजेस। अब देखो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अगर हाई है तो प्राइस में भी कुछ ना कुछ आएगा लोचा इसके अंदर। क्या है, एज द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार, क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर्ड है of the companies, it is required to pay fees to the CA or CS and other government charges as it fills the audit and other compliances, the yearly cost also increases। मैंने आपको बताया, आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो ओपीसी के रूप में, तो आप जो है गवर्नमेंट के चार्ज वगैरह जो भी प्रोफेशनल फीस वगैरह वो पे करोगे, तो इससे क्या होगा, आपकी कंप्लायंस प्राइस इंक्रीज कर जाएगा, तो डेट इज कॉस्ट इंक्रीज करेगी, तो कॉस्ट के साथ क्या होगा, प्राइस आपका जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो ये है आपका फोर्थ पॉइंट, फोर्थ डिसएडवांटेज। देन नॉट सुटेबल फॉर लार्ज बिजनेस, लार्ज बिजनेस के सुटेबल नहीं है। अगर जो पेड अप कैपिटल है किसी ओपीसी का वो 50 लाख से ऊपर जाता है और इसका एनुअल टर्नओवर पिछले 3 साल में 2 करोड़ से ऊपर जाता है, तो ओपीसी फिर इसको जो है कन्वर्ट होना पड़ेगा किसमें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। मैंने आपको बताया था अभी 50 लाख से जहां आपकी पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ी, आप ओपीसी नहीं रहे, फिर आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। ऐसे ही जहां आपका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर गया पिछले 3 साल में, फिर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदलना पड़ेगा, अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देन हेंस व्हाइल स्मॉल बिजनेसेस कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, द स्ट्रक्चर इज नॉट सुटेबल फॉर द लार्जर वंस। स्मॉल बिजनेस को तो भाई बेनिफिट है, क्योंकि उनको 50 लाख की कैपिटल उनकी होती भी नहीं, उतनी तक पहुंचती भी नहीं है, उनको बेनिफिट है। लेकिन अगर आपका बिजनेस लार्ज लेवल पे पहुंच चुका है, बड़े लेवल का काम हो गया है, तो भाई आपको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपके लिए ओपीसी फिर सुटेबल नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली सी बात है, आपका 50 लाख के ऊपर शेयर कैपिटल जाना ही जाना है, एनुअल टर्नओवर आपका जाना ही जाना है 2 करोड़ के ऊपर, तो इसलिए फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ओपीसी को, ठीक है। अगला पॉइंट, nationality। 1% company only allows a permanent resident of India with an Indian nationality to form the company along with the nominee, who does not allow any foreign investment or foreign MNC to invest their subsidiaries in 1% company। देखो, this point says that if you are Indian, means if you are Indian citizen and you are a resident of India also, then you can become its member, that is। But what is the meaning of resident of India? The meaning of resident of India is that कि if you lived in India for more than 182 days in previous year, then you are a resident of India। But if you lived in India less than 182, then you are not a resident of India। But of course you are citizen of India but not a resident of India। So in order to become resident of India, you have to live in India for 182 days in last year, that is। So this point says that if you want to form an OPC and become its member, then you should be a resident of India and also a citizen of India। So that is the criteria to become a member of OPC।
सो गाइस दिस इज द वीडियो ऑफ ओपीसी। आई होप गाइस जो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कितना समझ में आया, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके साथ ही भाई बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।